जय हिंद दोस्तों, आज संडे है। थोड़ा वीडियो आपके लिए है, समझने का वीडियो। जैसे कि सभी जगह 3 दिन से न्यूज आ रही कि 8वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग में काफी फायदा होगा और सीधा सीधा फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है। आप पहले तो मैं न्यूज आपको बताऊंगा, फिर आपको बोर्ड पर समझाऊंगा कि ये फिटमेंट फैक्टर कितना रिलायबल है। आपको थोड़ा सा ध्यान लगा होगा तो आपको ये लगेगा कि आरओपी 3 के बाद हमें कितना फायदा होगा, यानी हमारी बेसिक पेंशन कितनी होगी या आपकी बेसिक तनख्वाह कितनी होगी, एमएसपी किस प्रकार बढ़ेगी। यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। पहली खबर है कि 8वां वेतन आयोग, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 25 से 35% बढ़ेगा। वेतन आयोग सरकारी कर्मियों के लिए मूल वेतन जो स्थापित करने वाला है। 8वें वेतन आयोग से अपेक्षित प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं। न्यूनतम वृद्धि 20 से 25%, सेवानिवृत्ति लाभ 30%, मूल वेतन संशोधन 25 से 30%। यानी कहा गया है अंतिम समायोजन राष्ट्र समिति के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित होगा। फिर आपको न्यूज में फाइनेंशियल एक्सप्रेस और एबीपी न्यूज जो आज की उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 का हर कोई जिक्र कर रहा है। यदि 1.92 यदि हम फिटमेंट फैक्टर लाते हैं तो कितना फायदा होगा, आखिर होगा, और 1.92 जो फैक्टर है वो कितना रिलायबल है, क्या इतना हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे साथ, आसानी से समझाऊंगा मैं आपको। ये कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन और पेंशन क्या होगी जाने सब कुछ। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है। और दूसरा आपका एबीपी न्यूज सीधा सीधा कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी बढ़ेगी और पेंशन बढ़ेगी और खुशियों की बौछार। आखिर 31 दिसंबर 2025 को आपका 7th पे कमीशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद बढ़ोतरी किस प्रकार होगी, जैसा कि कह रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है। पुरानी सब कहानी है, लेकिन सबने का समय है, हम इस पे काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा सीधा कि अगले कमीशन के अंतर्गत पेंशन भोगी अपनी पेंशन राशि में होने वाले बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं। रिपोर्टों के आधार पर 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार की जाने की संभावना है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों पेंशन भोगियों का न्यूनतम और वेतन और पेंशन क्या होगी, ये हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो ये थी दोनों खबरें। अब दोनों खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं। जरा यदि आप फौजी हैं, आपका मैं 1 से 1.5 मिनट लूंगा समझने में, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं ये कोई गपशप नहीं है। आखिर क्यों ये 1.92 कह रहे हैं, कहां से निकाला, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप रैंक स्ट्रक्चर की बात करें, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, एसएम, लेफ्टिनेंट, कैप्टन। आरओपी 1 आपका 1/7/2014 को आपका ये बना था, सबको पता है। आरओपी 1 में आपकी ये थी सिपाही का 6666571770। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं खराब करना, बना। अब इसके बाद 16 में 7th पे कमीशन लागू हुआ 2 साल के बाद, और 2.57 फैक्टर था। सो मल्टीपल करने के बाद जो 6665 है वो 17129 हो गया, ये 18,427 हो गया, ये 20,067 हो गया, 22,000। तो जो आरओपी 1 हुआ फिर आपको पे कमीशन ये 10 साल बाद मिलता है, 6 के बाद। अब आगे आपको आरओपी 2 मिला तो 14 की जगह 19 को मिला, 19 को 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद अभी 24 को मिल रहा है जुलाई में। लेकिन अब पे कमीशन भी आपका 10 साल में मिलेगा, तो ये 16 के बाद 26 में मिलेगा। तो यानी 1 जुलाई 2024 को टेंटेटिव फिगर हम लेते हैं कि ये आपके बनते हैं, और फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है, तो फिर आपकी पेंशन क्या होगी, पे क्या होगी, टोटल क्या होगा। एक इंटरेस्टिंग है, फैक्चुअल है, मतलब इसमें वो नहीं है। अब प्रेडिक्शन तो कुछ रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये सारी बात बता दी कि आपका 7th पे सीपीसी में कितना था 1 जनवरी 2016 को, फिर आरओपी 2 में कितना हुआ। अब ये जो फिगर है ये प्रेडिक्टेड फिगर है भाई, ये करेक्ट फिगर नहीं है, इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन हम मान के चलते हैं अभी ये सही फिगर है जैसा कि चल रहा है आरओपी 3 के हिसाब से। मुंह से बोलना है, सुनना चाहते हो तो 20,450 सिपाही की, नायक की 23,925, हवलदार की 24,900, नायब सूबेदार की 27,625, सूबेदार की 33,025, सूबेदार मेजर 34,125, लेफ्टिनेंट 43,725 और कैप्टन 46,375। ये प्रेडिक्टेड है, अनुमानित है, सच नहीं है ये। हाँ, लेकिन कोई ना कोई फिगर आपके यहाँ होंगे, है ना, करेक्ट होंगे। अब फिर आपको 1.92 फैक्टर पे जाता है तो उसका इंटरेस्टिंग देखो।
सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 को हमारा डीए क्या होगा दोस्तों। अभी जुलाई 2024 का 53% हो गया, अब जनवरी 2025 आएगी, उसमें बढ़ेगा, तो हमने लगा लिया ये 4% बढ़ेगा, तो 57 कर दिया हमने। 4%, इससे ज्यादा तो बढ़ने का आप उम्मीद ही सोचो। फिर जुलाई 2025 में 4 बढ़ गया तो 61% हो गया, गलत तो नहीं बोल रहा। अब आपको जनवरी 2026 में फिर 4 बढ़ाया तो 65, तो 65 से ज्यादा तो मतलब है ही नहीं, करेक्ट बात है। 65 से ज्यादा तो आपका बढ़ेगा ही नहीं। अब 65% से डीए कितना होगा, OROP3 की ये पेंशन है और 65% ये मैंने डीए वर्कआउट करके रखा है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि आपकी सिपाही है और 20,450 आपकी OROP3 में पेंशन होती है और 65% जाके डीए 1 जनवरी 2026 को हो जाता है 13,925, तो टोटल पेंशन पहले तो मर्ज होगा ना, डीए क्या होगा, मर्ज होगा, तभी तो आगे बढ़ेगी। ये डीए मर्ज करके तो 33,745 आपकी वैसे हो जाती है, ठीक है। और नाइक की 39,476, हवलदार की 41,100, नायब सुधार की 45,581, इसकी सूबेदार साहब की 54,491, 57,000 आपकी एसएम की, लेफ्टिनेंट की 72,140 और कैप्टन की 75,320। इसमें गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया नहीं भाई, ये आपका बेसिक था और डीए को पहले वो मर्ज करेगी, मर्ज करके आपको यहां तक बढ़ गया। या मैं बोलूं कि आपकी OROP3 की ये पेंशन थी, उसमें से फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक कितना बना, 1.65 हो गया ना भाई, ये तो 1.65 से हो गया। अब 1.90 या 1.85 यहीं के आसपास आपको बढ़ोतरी होगी। अब इन्होंने 1.92 की बात की, तो 92 से जब मैं वर्कआउट करता हूं आपकी OROP3 की जो है, और इससे डायरेक्ट मल्टी गुणा कर देंगे 1.92 से, तो ये कितना हो रहा है 39, और वैसे आप पहुंच रहे हैं 33 पे, तो पेंशन कितनी बढ़ी आपकी, लगभग 5,500 से 6,000। मान लो 1.92, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा तो होगा नहीं, आप न्याय रख ले, क्योंकि आप फर्क दे सकते हो। एक सिपाही को 33,745 डीए मिला के मिल रहा है, तो 39 ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकती है। इसका 39 है तो इसका 45 जा रहा है, इसका 41 है तो 47 जा रहा है 6,000, 45 है तो 53, 54 है तो 63 9,000, 57 है 65, 72 है 83, जैसा रैंक है वैसा उस रेशियो में बढ़ेगा, फैक्टर तो उतना बढ़ेगा। 75 को 89, ये जो कह रही है खबरें, जो अभी चल रहा है उसके मुताबिक मैंने 1.92 फैक्टर लगा दिया। आप समझ सकते हो, ये हमारे बाप का है, ये फिगर हमारे हैं, हमारे को डीए आप 65% ऐड कर दोगे तो ये फिगर तो हमारे पक्के हैं, सॉलिड है, इतनी तो हमारी है ही है। अब गवर्नमेंट कितना एहसान हम पर करती है, क्या कैलकुलेशन होती है, यूज करता है। तो 1.92 की आज बात चली है, और शायद इससे पहले मैं एक कैलकुलेशन थी, किसी अर्थशास्त्री से बात कर रहे, अभी उन्होंने कहा है, जो कह रहे हैं कि 1.92 आप समझ लो, उससे कम होगी, ऊपर ज्यादा जाएगी नहीं, आप 2.57 वाला नहीं सिस्टम है। अब हम पेंशनर हैं, तो हमारी जो पेंशन है उसमें डायरेक्ट जो हम OROP3 में लेंगे, अब जिसको OROP3 में रिवीजन होता है तो नहीं होता है, तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा उससे आप गुणा करके हमारी अगली पेंशन फिक्स होगी। जैसे कि आपका OROP1 के बाद आपको 1 जनवरी 2016 में 2.57 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे बात आती है, हमारा मिलिट्री सर्विस पे कहां गया, नहीं, आपकी जो पेंशन बनती है वो मिलिट्री सर्विस पे जोड़ के पेंशन बनती है, तो उसको ऑलरेडी उसमें इनकॉर्पोरेट है, तो आपके लिए मिलिट्री सर्विस पे का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा जो सर्विस वाले हैं, अब जो सर्विस में हैं, अब जो ले रहे हैं, अब उनका न तो OROP में कंसीडर होगा, उनका मान लो अभी जुलाई और जून में जो उनको एक इंक्रीमेंट की 3% की वृद्धि होती है, और डीए उनके लिए भी 65% रहेगा। जिस दिन वो उस रेंज में पहुंचेंगे सर्विस पर्सन के लिए, उनकी बेसिक इंटू 1.92 और एमएसपी इंटू 1.92 दोनों का टोटल कर दीजिए, आपकी बेसिक पेंशन होगी। डीए आपका 0 होगा, डीए सबका 0 होगा, ZERO। अब सपोज करो किसी का 40,000 है, बेसिक है 40,000 इंटू 1.92 और इधर आपका 5200 एमएसपी इंटू 1.92 इक्वल टू, दोनों का आप टोटल कर दोगे, ये आपका इसी तरीके से, यानी बेसिक पेंशन का पेंशन रहेगा और एमएसपी उसके साथ बेसिक पेंशन होगी, लेकिन एमएसपी भी बढ़ेगी, वो बेसिक पेंशन का हिस्सा होता है। क्यों अलग रखा गया है आप समझ सकते हो, एमएसपी को जोड़ भी सकते हैं।
आपको पता है कि जब आप पेंशन जाते हो तो कई जगह एमएसपी नहीं जुड़ती है, कई जगह एमएसपी जुड़ती है। समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों इस तरीके का ये जो प्रेडिक्शन है ये रिलायबल प्रेडिक्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि 1.92 आज ये कह रहे होगा, लेकिन 1.92 से ज्यादा नहीं होगा, 1.82 से लगा करके 1.922 के बीच में होगा, क्योंकि 1.65 तो आप वैसे ही ले रहे हो 65% से। आप इससे कितने सहमत हैं? प्लीज धन्यवाद।